अंकित आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही कमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आईसीएसई बोर्ड में, बिकॉज यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से कवर होते हैं। लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जैसे ही वीडियो अपलोड होती है मिल जाए। आज बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म की। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग दैट इज रीडिंग टू लव, अफेक्शन एंड सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री। जब हम अपनी कंट्री को लव, अफेक्शन तैयार होते हैं, वो फीलिंग होता है नेशनलिज्म। तो इसको बोलते हैं ना, देश पे बलिदान हो जाना, देश के लिए सर्वस्त्र बलिदान कर देने की भावना ही नेशनलिज्म है। अभी तक मैंने आपको बताया था क्या था कि सारी जो भी स्टेट्स थी, जितने भी बड़े बड़े राजा थे, दे वर कन्फाइंड टू देयर ओन स्टेट्स। वो अपने ही स्टेट्स को मातृभूमि और वो समझते थे। लेकिन अब पहली बार रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में जागी और इंडिया में बहुत तेजी से नेशनलिज्म फ्लरिश किया। इसके बहुत सारे कारण थे और इसमें रिप्रेसिव पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी और कुछ उनके गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लॉर्ड लाइटन के बारे में। देखिए कि नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में क्यों डेवलप करी। पहला, The revolt of 1857. Revolt of 1857 played a very important role. उसने बहुत important role play किया because for the first time Indians को लगा कि नहीं, we are together and we should fight together against a common enemy, जो हमारा common enemy है जिसका नाम है ब्रिटिशर, बरतानिया हुकूमत। इसके खिलाफ हमको साथ मिलके लड़ना है और इनको हटाकर बाहर फेंक देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वेस्टर्न जो आपके थिंकर्स थे और वेस्टर्न आइडियाज जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। व्हाट हैपेंड, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो उससे आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी डेवलप हुई, जिससे कि लोगों के मन में एक विश्वास जागा कि जब यूरोपियन कंट्री में खुद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हमें अपनी कंट्री में भी ठीक करना चाहिए और ठीक कर सकते हैं। और वेस्टर्न थिंकर्स ने यह भी बताया कि चाहे वो वर्ल्ड का कोई सा भी कोना हो, सबको एक समान, एक बराबर अधिकार मिलने चाहिए। थॉमस पेन, मैक्स म्यूलर, जॉन मिल्टन, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके लिए प्ले किया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जिसके अगर हम बात करते हैं आता है, वो इंडियंस ने अपनी पास्ट ग्लोरी को फिर से रिकॉग्नाइज किया। आपको मालूम है अभी तक इंडियंस को बेसिकली इतना ज़्यादा इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा था कि आपको मालूम है, अगर किसी को भी बोले तुम इन्फीरियर हो, तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो व्हाट वुड हैपन अल्टीमेटली, कभी कभार उसको भी लगने लगता है मैं गधा हूँ। तो ये फीलिंग बेसिकली इंडियंस में आ गई थी क्योंकि बार बार डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इंडियंस आर डॉग्स एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे थे, इंडियंस को सबलाइम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको सप्रेस कर रहे थे। इसी वजह से इंडिया को जब पता चला, इंडियंस को वापस से एक रिवाइव हुई फीलिंग, और इसके लिए भी वेस्टर्न थिंकर्स ने बताया कि इंडिया सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन में से है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडिया में ही फ्लरिश की थी। 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये। जब बताया गया 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत डेवलप्ड थे अपने टाइम पे, बहुत ही फ्लरिश थे। तो इंडियंस को भी अपनी ग्लोरी, अपनी पास्ट कल्चर पे क्या हुआ, प्राइड आया, फीलिंग ऑफ आप कह सकते हो गर्व हुआ। और इस फीलिंग से लोगों के मन में आया कि हाँ, वी आर नॉट इंफीरियर टू एनीवन और हमें उनको बाहर फेंकना है। रेलवे एंड टेलीग्राफ जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे और टेलीग्राफ लाइंस इंडिया में इसलिए एस्टैब्लिश की थी कि ब्रिटिश को कन्वीनियंस हो सके और ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, जिससे कि वो एक्सपोर्ट कर सके, मतलब पोर्ट सिटी के पास पहुंच जाए, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, और वहां पर इसे भेज सकें अपनी कंट्री। लेकिन क्या हुआ, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। किसके लिए? इंडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने भी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। जो खबर, जैसे आप कह सकते हो नदर्न इंडिया से सदर्न इंडिया इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने में बहुत समय लग जाता था, महीने महीने लग जाते थे इस खबर पहुंचने में। तो जब रेलवे और टेलीग्राफ आ गया तो बहुत जल्दी खबर ट्रांसफर होने लगी, यानी कि एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो एक कंट्री के एक कोने में और दूसरे कोने में हो रहा है, वो सारी चीजें बहुत जल्दी डेवलप करें। इसीलिए रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये क्वेश्चन भी आता है।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग ऑफ फियर, आपको मालूम है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फीलिंग ऑफ फियर वॉज देयर अमंग द इंडियंस कि ये जो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन इस्टेब्लिश की जा रही है वो इंडियंस को किल करने के लिए की जा रही है। और साथ ही साथ जो हायर क्लास पीपल थे उनके दिमाग में एक बात आ गई कि यार ये जो शूद्र हैं, ये जो अनटचेबल्स हैं, इनके साथ अगर हम टच हो जाएंगे रेलवे कंपार्टमेंट में जाते समय या रेलवे टिकट काउंटर्स में तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे थे। और टेलीग्राफ लाइन से तो ये लग रहा था लोगों को कि ये कहीं मास हैंगिंग के लिए हमको फांसी न लटका दे, इतनी बड़ी बड़ी तारें जो लगा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको लगेगा यार ये तो इंग्लिश लैंग्वेज तो बाहर की लैंग्वेज है, बरतानिया हुकूमत की लैंग्वेज है, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको एग्जाम में 2 नंबर के में पूछा जाता है। व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या था। इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड अ कॉमन लैंग्वेज, ये कॉमन लैंग्वेज की तरह प्ले करी बिटवीन द नदर्न स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स। बिकॉज आपको मालूम है ना नदर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में बोली का बिल्कुल अंतर है। जैसे हम लोग हैं हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, लेकिन जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग, कन्नड़, अलग अलग लैंग्वेज हैं और वो लोग कुछ भी बोलेंगे इगड़ी पिगड़ी पिंगे पौ। अब हमें क्या समझ में आएगा भाई, क्योंकि हम लोग तो इतना जानते नहीं वो लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि फीलिंग्स और आप कह सकते हो आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो और वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बनी जिसमें वो स्प्रेड हो रहा था। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद हम बात करते हैं द अफगान वॉर। आपको मालूम है द अफगान वॉर क्या था। अफगानिस्तान जानते हैं बहुत छोटी सी कंट्री है, उसने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। एक बैटल में उसने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, जिससे पता चला कि ब्रिटिशर्स आर नॉट इनविंसिबल। वो ऐसे नहीं है जिनको जीता ना जा सके, इनको आराम से हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, करेक्ट डिटर्मिनेशन और करेक्ट प्लान। तो इसी वजह से ये जो एक भ्रांति थी, एक आप कह सकते हो लोगों के मन में सोच थी कि ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, उनको नहीं जीता जा सकता, वो टूट गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन। अब देखिए रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लाइटन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ इसके जो सब पार्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे 2-2 मार्क्स में भी आते हैं। अब देखिए लॉर्ड लाइटन की रिप्रेसिव पॉलिसीज क्या थी। पहला, लॉर्ड लाइटन इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेट दिल्ली दरबार। आपको मालूम ग्रेट दिल्ली दरबार बेसिकली 1877 में ऑर्गेनाइज किया। मैं बोर्ड की पिक अभी अटैच कर दे रहा हूँ साथ में, उसको देख लीजिएगा। मैंने इवेंट्स की क्रोनोलॉजी लिख दी है जैसे मैंने पिछली बार में बताया था। तो इवेंट की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1877 में पहली बार जब इन्होंने ग्रेट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, ये क्यों किया, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल देने के लिए। आपको मालूम है 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि शी इज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो इनके ऑनर में इनको क्राउनिंग सेरेमनी के नाम पर लाखों रुपए इन्होंने खर्चा कर दिए। उस समय के लाखों रुपए आज के करोड़ों अरबों रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो उतने रुपए इन्होंने खर्चा कर दिए बेसिकली फॉर क्राउनिंग ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और जबकि उसी समय बंगाल में ग्रेट फेमाइन की सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा फेमाइन झेल रहा था बंगाल। आप कह सकते हो 3-4 सालों से लगातार लाखों लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उस पर इन्होंने सिंगल पेनी, एक चवन्नी खर्चा नहीं करी। तो इससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुर्भावना जागी कि ब्रिटिशर्स आर ओनली एक्सप्लॉइटिंग देम और ये इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले, इंडियंस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी के नेक्स्ट ईयर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखो क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली है कि यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर यानी लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश करने पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि लोकल लैंग्वेज में कोई भी हम लोग न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, इंडियंस कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऐसा क्यों किया? बिकॉज ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर फ्लरिश होगा तो कहीं फिर से नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की फीलिंग इतनी ना बढ़ जाए कि एक रिवोल्ट जैसी सिचुएशन हो जाए।
दैट इज वाई इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आ दिया कि कोई भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर विदाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश नहीं हो सकता। अब ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन था, फंडामेंटल राइट्स का क्या था, वॉयलेशन था। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो था आर्म्स एक्ट। 1878 में इन्होंने एक और एक्ट ले आए जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। मतलब इंडियंस कभी के लिए आर्म्स बनाने की परमिशन, आर्म्स रखने की परमिशन सब छीन ली गई। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि कहीं फिर से कोई आर्म्ड रिबेलियन ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉड लाइटिंग की रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं जो प्ले करी रोल कि इंडियंस को और ज़्यादा इन्होंने फ्रस्ट्रेट किया और साथ ही साथ ये काम किया कि क्यों ना इंडियंस इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इल्बर्ट्स बिल कंट्रोवर्सी की। इल्बर्ट्स बिल कंट्रोवर्सी देखो क्या है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली 1883 में हुई। 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होने का कारण क्या था? इल्बर्ट ने, जो सर इल्बर्ट थे, ये लॉ मिनिस्टर थे बेसिकली वहाँ के, और इन्होंने एक ऐसा बिल बनाया कि सीनियर इंडियन जजेस और जो जितने भी एडवोकेट्स हैं दे कैन लिसन टू द केसेस विच आर रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस। मतलब वो लोग यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स पे होने वाले केसेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर फैसले भी दे सकते हैं। कौन? इंडियन के एडवोकेट्स और इंडियन के जजेस। अब ये जब सुना ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने तो वो तिलमिला उठे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ऐसा प्रावधान था कि यहाँ इंडिया में उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। जो भी केस होना होगा वो उनकी सेल्फ कंट्री में होगा, उनकी खुद की कंट्री में होगा। तो वो लोग तिलमिला उठे कि नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से बाद में इस बिल को वापस लाना पड़ गया। बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस किए गए और ये किसी काम का नहीं बचा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म इन इंडिया वाज ग्रोइंग। 1885 में आपको मालूम है इसके बाद बहुत बड़ा इवेंट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ टू मेजर पर्सनालिटीज, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको मालूम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी रिफॉर्मर और पॉलिटिकल रिफॉर्मर हुए हैं इंडिया में। इंडिया में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को ग्रो करना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसमें बहुत बड़ा रोल था इनका। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आगे चल के कांग्रेस से मिक्स हो गई थी। ये इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाया जिससे कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल भावनाएं और पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे इंडियंस अपने राइट्स को पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स से ले सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने ओपनली कंडेम्ड किया ब्रिटिशर्स की आर्म्स एक्ट की पॉलिसी को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पॉलिसी को, और इसके खिलाफ इन्होंने लॉर्ड लाइटिंग के खिलाफ भी काफ़ी कुछ लिखा और बोला। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ICS एग्जाम्स क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज। उस समय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं होता था, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज होता था। ICS एग्जाम्स की ब्रिटिशर्स ने एज घटा दी थी। एक्चुअली एज घटाने का क्या मतलब है, पहले जो इंडियंस थे उनकी तो पढ़ाई बहुत देर से स्टार्ट होती थी, तो वो लोग लगभग आप कह सकते हो बड़ी एज में पहुंचने के बाद उसका एग्जाम देते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने उसकी एज घटा दी। इसके खिलाफ भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत ज़्यादा एजिटेशन और बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स को वापस लेना पड़ा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ही introduced the feeling of political consciousness among the Indians, and he also advocated proper rights for the Indians, और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नाम की बहुत इंपॉर्टेंट संस्था बनाई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को एक द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये बहुत सालों तक इंडिया की सर्विसेज और इंडिया के लिए लगे रहे, लेकिन ये सारे जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये प्रो ब्रिटिशर्स थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिशर्स चले जाएं, ये बस इतना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ राइट्स दें इंडियंस को, और ब्रिटिशर्स रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं है।
तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अभी इसमें हम लोग वीडियो आगे मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट करेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। बेसिकली दादा भाई नौरोजी वो पहले इंसान थे जो ब्रिटेन में जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। ये इंडिया के थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें ये इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल आप कह सकते हो अवेयरनेस करते थे कि उन्हें मालूम चले कि उनके राइट्स क्या हैं। और ये इंग्लैंड में बहुत काम किए जिससे कि लोगों को इंग्लैंड के मालूम चले कि इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडियंस की क्या कंडीशन है और कैसे इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बाद में इन्होंने कांग्रेस के साथ भी बहुत ज़्यादा काम किया। साथ ही साथ इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया। ये इंडिया का वेल्थ जो है अपनी कंट्री में लेकर जा रहे हैं, इंडिया को लूट रहे हैं और इंडिया से सारा वेल्थ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि स्वराज होना चाहिए। व्हाट इज स्वराज? स्वराज इज बेसिकली, यहाँ पर स्वराज मतलब ये नहीं था कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, नो, सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने ये बात की कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए जहां पर इंडिया को अपने आप को रूल करने का अधिकार होना चाहिए। इंडियंस शुड इलेक्ट देमसेल्व्स एंड रूल इन अ प्रॉपर मैनर। ब्रिटिशर्स शुड स्टे इन इंडिया। तो ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज की बात की। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन तो आपने दबा ही दी होगी, नहीं दबाया तो जल्दी से दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बीच में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं तो फिर से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स in the development of Indian nationalism? Second question, what was the role played by English language? Question, what were the repressive policies of Lord Lytton? Fifth question, what was the contribution of Surendranath Banerjee? या who founded Indian Association and why? Next, what was the role of दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी पिक भी आ सकती है। पिक इनकी देख लीजिएगा और पिक के फॉर्म में भी क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। जल्दी से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिए। फिर से कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।